एक ऐसा बच्चा जिसको उसके जन्म से पहले ही मार देने की कोशिश की गई, जिस बाप ने अपनी ही औलाद को कंपटीशन समझा, जिसकी नानी ने स्कूल जाने पर पानी रोक दिया, उसी बच्चे ने एक ऐसा जीवन बनाया जिसको हजारों लाखों लोग जीने का सपना देखते हैं। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि जिद की है। एक नाम जिसका मतलब था बेवकूफ। सोचो, एक पल के लिए तुम पैदा हुए, तुम दुनिया में आए और पहली चीज जो तुम्हें मिली वो था एक नाम, मायूफ। अरबिक में इसका एक ही मतलब है, द अबैंडन्ड वर्ड, वो जिसे छोड़ दिया गया हो। ये नाम नहीं था, ये सजा थी, बर्थडे से पहले की सजा। सीरिया का एक डेजर्ट, 1948, कोई सिविल रिकॉर्ड नहीं, कोई बर्थ डेट नहीं, और यहां तक कि ये भी नहीं कि सरकार को पता चले कि दुनिया में कोई नई रूह आई है। कुछ सालों के बाद में जब अल्तरेज के बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने खुद ही से एक तारीख चुनी, 9 मार्च, क्योंकि उनके बाप की कोई भी बर्थ डेट नहीं थी। सोचो, एक ऐसा आदमी जिसकी कोई भी बर्थ डेट ना हो। मैं एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ था जहां मेरा कोई भी वजूद नहीं था, ना दस्तावेजों में और ना ही लोगों के दिलों में। ये शब्द थे मुहेद अल्तरेज के एक कॉन्फ्रेंस के दौरान। और उसकी मां सिर्फ 12 साल की एक छोटी सी बच्ची थी जिसका एक पावरफुल कबीले के सरदार ने जबरन रेप कर दिया था। फिर मायूफ पैदा हो गया और उस सरदार ने भी अपना मुंह फेर लिया, जिसके बाद में जो बेडुइन ट्राइब के लोग थे उनको ये बात पता चली तो उन्होंने इसको कलंक, धब्बा और बाजारू औरत बोल करके अपने ट्राइब से ही बाहर निकाल दिया। और सबसे बुरा झटका तो मायूफ को लगने वाला था, क्योंकि उसकी मां भी कुछ वक्त बाद दुनिया से गुजर गई। मायूफ 5 साल का भी नहीं था जब वो पूरी तरीके से दुनिया में अकेला पड़ चुका था, और उसका बाप भी था इसी कहानी में। आया था उससे मिलने के लिए एक बार, लेकिन प्यार से नहीं, नफरत से। उसी का बच्चा, उसी का अपना खून, लेकिन वो अपने ही बच्चे का दूसरे लोगों से खूब मजाक उड़वाता। जब मायूफ को दर्द होता तब उसके बाप को बहुत मजा आती, जैसे कोई फिल्म देख करके वो एंटरटेनमेंट ले रहा हो, एकदम ऐसा मजा आता उसको। और मायूफ का एक बड़ा भाई भी था, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक जी नहीं सका, क्योंकि मायूफ के बाप की परवरिश इतनी ज्यादा जालिम थी कि कोई इतने दिनों तक सरवाइव कर ही नहीं सकता था। वो बेचारा तड़प तड़प कर मर गया। मायूफ ने ये सब कुछ अपनी नंगी आंखों से देखा था। शायद मायूफ की जगह अगर कोई और होता तो टूट करके बिखर जाता, लेकिन इस बच्चे के अंदर एक अलग ही जिद पनप चुकी थी। अब मायूफ अपनी नानी के घर पर था। एक बूढ़ी औरत, ज्यादा बुरी नहीं थी, बस पुराने जमाने की थी, नोमैडिक बेडुइन ट्रेडिशन से, जहां पे ये माना जाता था कि पढ़ाई लिखाई बहुत ही बुरा काम है और ये सिर्फ शहरों के लोग करते हैं। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मायूफ स्टडी करे या फिर पढ़ाई लिखाई में अपना समय बर्बाद करे। उसने मायूफ से साफ मना कर दिया था कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम सिर्फ भेड़ चराओगे। रेत में रहने वालों के लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। पर मायूफ के अंदर कुछ ऐसा था जो नानी कभी भी नहीं समझ सकती, एक ऐसी भूख जिससे वो किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार था। मायूफ सुबह अंधेरे में उठता जब उसकी नानी सो रही होती और वो चुपचाप स्कूल के लिए निकल जाता। 15 से 20 किलोमीटर चल करके वो स्कूल पहुंचता, तब तक कि उसके पैरों में छाले पड़ जाते, क्योंकि धूप की वजह से रेत इतनी गर्म हो जाती थी कि पैरों में छाले पड़ जाते थे। अब स्कूल पहुंचने के बाद में भी उसका वहां पे भी अभी स्ट्रगल जारी था, क्योंकि स्कूल के अंदर जो क्लासेस थी उसमें उसको किसी ने भी घुसने नहीं दिया, क्योंकि वहां के जो टीचर्स थे उन्होंने इसकी
इसकी हालत को देख करके अलग ही अंदाजा लगाया था कि ये बेडफिट का बच्चा है, फटे पुराने हालात में। और वहां के जो बच्चे थे वो अलग जलील कर रहे थे मायूफ को। तो क्या मायूफ रोया, गिड़गिड़ाया या वापस लौट गया? हरगिज़ नहीं। ये बच्चा शेर दिल था, बहुत जिद्दी, और ये शायद किस्सा सुन करके आपकी भी आंखों से आंसू छलक जाए। हुआ क्या? मायूफ ने गौर करा तो क्लासरूम के बाहर एक छोटा सा छेद था, जहां से सूरज की रोशनी मिट्टी की दरारों को तोड़ करके अंदर जा रही थी। उसने उसी छेद को अपना टेलीस्कोप बनाया और उसमें से झांकने लग गया और सुनने की कोशिश करता कि टीचर अंदर से क्या पढ़ा रहे हैं। हर दिन वो इतनी दूर आता सिर्फ उस छेद से झांकने के लिए। दिन पर दिन गुजरते चले गए, हफ्ते से हफ्ते गुजरते चले गए। एक दिन फ्री टीचर को बात जब पता चली तो उसने दरवाजे से बाहर जाकर के मायूफ को देखा और अंदर से अफसोस महसूस करने लग गया। और उसने मायूफ को बोला कि बेटा अंदर आ जाओ। इस लफ्ज ने एक अरबपति की दुनिया बदल दी थी, या यूं कहें कि एक अरबपति की सीढ़ियों की चढ़ाई यहीं से शुरू कर दी थी। कोई भी दरवाजा बंद नहीं होता है अगर तुम जिद्दी हो। मायूफ स्कूल के अंदर था, लेकिन प्रॉब्लम्स ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसके पास में जरूरी कोई भी सामान नहीं होता था, जैसे पेंसिल, नोटबुक्स और भी अलग चीजें जो रिक्वायरमेंट होती है स्कूल के अंदर। अब उसके पास में पैसे भी नहीं थे और नानी इतनी ज्यादा तो अच्छी नहीं थी कि उसको पैसे देती, वो भी स्कूल की जरूरतें पूरी करने के लिए। तभी होता कुछ ऐसा है कि उसका बाप एक दिन घर पे आता है और एक साइकिल छोड़ करके चला जाता है। हो सकता है ये आउट ऑफ गिल्ट हो या फिर कोई और रीजन भी हो सकता है, पर कम से कम वो साइकिल तो छोड़ कर गया। अगर मायूफ की जगह कोई और बच्चा होता तो शायद वो फ्लेक्स करके हर बच्चे को बस अपनी साइकिल दिखाता फिरता, लेकिन मायूफ थोड़ा सा तो अलग था। उसने अपनी साइकिल किराए पर देनी शुरू कर दी, अपने गांव के बच्चों को और दूसरे अलग अलग गांवों के बच्चों को भी। इससे क्या होता था, उसके पास में अच्छा खासा पैसा बन जाता और वो अपनी जरूरतों की सारी चीजें खरीद लेता था। एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब के अंदर पैसा रखे और पैसा बना करके दे। और ये मायूफ 7 साल की उम्र में इस कदर सीखा था कि उसकी लाइफ टाइम ये बात काम आई। ये सिर्फ बचपन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है। एसेट्स को पहचानो, उनको अच्छे से इस्तेमाल करो और री इन्वेस्ट करने के बाद स्केल बड़ा करते रहो। अल्तरेद की पूरी बिलियनियर जर्नी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है और वो बस स्केल बढ़ाता चला गया। फिर मायूफ राका शिफ्ट हो गया एक रिलेटिव के पास में जो थोड़ा ज्यादा समझदार था। वहां पे मायूफ ने अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया और पूरी सीरिया में टॉप करा, जिसके बाद में उसको स्कॉलरशिप मिल गई फ्रांस जाने की, यानी कि एक रेत के रेगिस्तान से डायरेक्ट पेरिस तक का सफर। जो आदमी हर दिन 20 किलोमीटर चल करके रेत पर स्कूल जाता हो, उसको पेरिस की ठंड क्या ही रोकेगी। 1969 मॉन्टपेलियर, फ्रांस। मायूफ उतरा एक नए मुल्क में। हाथ में थे उसके 200 फ्रैंक्स। दोस्तों, अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो कुल 2500 रुपए। ना ही फ्रेंच आती थी, ना कोई जानता था और ना ही कोई वेलकमिंग पार्टी। अल्जीरियन वॉर के बाद में फ्रांस में अरब लोगों के साथ में कैसा सलूक किया जाता था, ये एक अलग कहानी है। मायूफ को गालियां मिलती थी कि यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। पहले साल वो सिर्फ एक वक्त का खाना खाता था, सिर्फ एक। दिन भर वो मैथ्स और फिजिक्स के लेक्चर सुनता, जिसमें से उसको 90% ऑफ द लेक्चर्स समझ में ही नहीं आते, इसलिए वो रात में फ्रेंच डिक्शनरी से फ्रेंच सीखता था। और जब भी उसको वक्त मिलता वो अंगूर के खेत में काम करता, 150 रुपए पर दिन के हिसाब से, और वो लड़ता रहा पर झुका नहीं। अबू धाबी में 4 साल काम किया, हाई सैलरी थी, कलीग्स जहां पर मजे करते, अय्यासी उड़ाते और शौक ए शोहरत में रहते, वहीं दूसरी तरफ मायूफ हर एक रुपए पर कंजूसी करता, अपना एक रुपए बचाता और वो तैयारी कर रहा था अपने आगे आने वाले फ्यूचर, जहां पे वो कुछ बहुत बड़ा बनने और बनाने वाला था।
1985 मायूफ वापस आया। उसने एक पोर्टेबल कंप्यूटर्स की कंपनी बनाई और 6 करोड़ में बेच दी। मायूफ छुट्टियों पर था, तभी उसके पड़ोसी ने उसको बताया कि पास में ही एक स्कैफोल्डिंग की कंपनी बंद हो रही है। नाम था मेफ्रान। मायूफ को स्कैफोल्डिंग का फ्रेंच वर्ड भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसने ये कंपनी खरीद ली। मायूफ ने ये कंपनी खरीदी तो एक फ्रेंच फ्रैंक में थी, लेकिन ये बहुत नुकसान कर रही थी। और दूसरी तरफ इस कंपनी में 200 एम्प्लॉयज थे, जिनको मायूफ ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया था कि मैंने अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी है इसको खरीदने में, तो अगर आप लोग कोऑपरेट करोगे तो हम इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और कोई यकीन नहीं करेगा कि 1 साल के अंदर उसकी लीडरशिप के अंदर ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी। अब यहाँ पे एक सवाल मन में काटता है कि उसने क्या सोच करके ये स्कैफोल्डिंग की कंपनी ले ली। तो बस एक छोटी सी सिंपल सी चीज सोच करके उसने ली कि जो स्कैफोल्डिंग है वो दुनिया की हर चीज जो बनती है उसमें इस्तेमाल होती है। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम था। जैसे मान लो एक शिप बन रही है तो उसमें भी स्कैफोल्डिंग चाहिए, एक बिल्डिंग बन रही है उसमें भी स्कैफोल्डिंग चाहिए, एक एयरपोर्ट बनना है तो उसमें भी स्कैफोल्डिंग चाहिए। हर चीज जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है उसमें स्कैफोल्डिंग चाहिए ही चाहिए थी। उसने अपने एम्प्लॉयज को बहुत ही सीधे तौर पे समझा दिया था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स इसमें लगा दी हैं और मैं तुम्हारा एक पार्टनर हूं, तुम्हारा बॉस नहीं। साथ में मिलकर के काम करते हैं और इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाते हैं ताकि तुम्हारी भी ग्रोथ हो और मेरी भी। मैंने स्कैफोल्डिंग इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि मुझे वो पसंद थी, बल्कि इसलिए खरीदी क्योंकि दुनिया का उसके बिना कोई भी काम नहीं चलता है। 1985 से लेकर के 2025 तक एक कंपनी से 550 कंपनियां, एक मुल्क से 100 मुल्क और एक फ्रैंक से 45,000 करोड़ तक का सफर। 1990 दुनिया रिसेशन में थी, कंपनियां डूब रही थी, पर मायूफ को ये 6 महीने पहले ही पता चल गया था। फिर उसने कुछ ऐसा करा जो उसके कॉम्पिटिटर्स तक को समझ में नहीं आया। मायूफ ने अपना 30% वर्कफोर्स कट कर दिया, प्रिमिटिवली ओवरहेड्स को स्लैश कर दिया। कॉम्पिटिटर्स हंसते रहे और वो अपना काम चुपचाप करता। फिर रिसेशन आया और 25% रेवेन्यू ड्रॉप। कॉम्पिटिटर्स पूरी तरह से डूब गए, सिर्फ अल्तराज ग्रुप ही जिंदा रहा। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी थमी नहीं थी। एक और प्रॉब्लम मायूफ के सर पे टूट चुकी थी और वो ये था कि मायूफ को कुछ लोन चाहिए था और बैंक्स ने लोन देने से डिनाई कर दिया था क्योंकि वो एक सीरियन इमिग्रेंट था, तो उसको आउटसाइडर ही ट्रीट किया जाता था। मायूफ ने यहां पर भी हार नहीं मानी और उसने यहां पर अपना पैसा लगाया और छोटी छोटी कंपनियां खरीदता बहुत ही सस्ते दामों में और उनको प्रॉफिटेबल बनाता चला जाता। डिस्क्रिमिनेशन ने उसको बैंक से भी इंडिपेंडेंट बना दिया था और यही उसकी सुपर पावर बन गई थी। जब कॉम्पिटिटर्स बैंक पर डिपेंड करते थे लोन के लिए, दूसरी तरफ ये अपनी ही कैपिटल को रिसाइकल करता जाता था और अपने कॉम्पिटिटर्स को भी खरीदता जाता था। 2003 में जर्मन का एक राइवल पहले उसको एक्वायर करा, उसके बाद में 2006 में एक और एक्विजिशन, फिर 2015 में एक और एक्विजिशन। एक ही झटके में बड़े से बड़े कॉम्पिटिटर्स को अपने ही अंडर में कर लेता था, जिसके बाद में इसकी खुद की कंपनी का साइज 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। अल्तराज ग्रुप के पास में 2025 में कोई भी एसेट्स की कमी नहीं रह गई थी क्योंकि इनके पास में 65,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज थे 10 देशों के अंदर में। 5.45 बिलियन यूरोस की एनुअल रेवेन्यू थी। 550 से भी ज्यादा कंपनी इनके अंडर में थी। मायूफ सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि उसने 1994 में एक नॉवेल भी लिखी। उसका नाम था बदावी, अपनी ही कहानी डेजर्ट से फ्रांस तक। वो नॉवेल मॉन्टपेलियर के स्कूल करिकुलम में भी इंक्लूड करी गई। जरा सोच करके देखिए, एक बच्चा जो कभी स्कूल के बाहर खड़ा रहता था, आज उसी बच्चे के बारे में स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है। 2011 में मॉन्टपेलियर के मेयर ने रिक्वेस्ट की, शहर की रग्बी टीम बैंकरप्ट हो रही है, कोई बचाने वाला चाहिए। मायूफ ने आज तक कभी रग्बी देखी तक नहीं थी, लेकिन उसने हाँ बोल दी। उसने बोला ये शहर मेरा है और जब तक कि मैं जिंदा हूं इसको कुछ नहीं हो सकता। मैं अमीर हूं ये मुझे इंप्रेस नहीं करता, बस मैं अपनी माँ को अपने हर काम में जिंदा रखना चाहता हूं।
एक अरब इमिग्रेंट जो रेत में पैदा हुआ, एक फ्रेंच शहर का कल्चरल आइकॉन बन चुका था, बिजनेसमैन, नॉवेलिस्ट, स्पोर्ट्स सेवियर। ये इंटीग्रेशन नहीं था बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन। 2022 में मायूफ को एक करप्शन के केस में कन्विक्टेड पाया गया। फ्रेंच रग्बी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बर्नार्ड लापोर्ट को 1.5 करोड़ की घूस के आरोप में, जर्सी स्पॉन्सरशिप्स और क्लब फेवर्स के बदले में 18 महीने की सस्पेंडेड सजा और फाइन मिला। न्यूजीलैंड रग्बी स्मिटन हो गया। एस्बेस्टस लायबिलिटीज भी हैं एक पुरानी एक्वायर्ड कंपनी के, जिसके पाप अभी भी अल्ट्रा ग्रुप धुल रहा है। ये हिस्सा इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर सिर्फ हम सक्सेस पॉन दिखाएंगे तो ये कहानी के किरदार के लिए भी नाइंसाफी होगी। उसके लिए एक बेईमानी होगी कि हमने सिर्फ एक पक्ष रखा और दूसरा हटा दिया। इसलिए ये सच दिखाना बहुत जरूरी था। अगर आपको हमारे चैनल से कोई भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर